दीदी, आज मेरे पड़ोस में एक अजीब घटना हुई। एक महिला को उसके पति ने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि खाना अच्छा नहीं बना था। ये बहुत ही दुखद बात है ज्योति, लेकिन ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है। चलो आज इसी गंभीर विषय पर बात करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ जया और मैं हूँ ज्योति। आज हम महिलाओं के प्रति हिंसा के विभिन्न रूप और उनके कारणों को समझेंगे। इसे कुछ केस कहानियों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। अरे वाह, कहानियों के माध्यम से। दीदी, लगता है आज का सत्र बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प भी और सिखाने वाला भी। तो इस सत्र में हम 2 केस कहानियों पर चर्चा करेंगे। इस गतिविधि का उद्देश्य यह है कि हम समझें कि ये घटनाएं महिलाओं पर हिंसा के उदाहरण हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। और दीदी, इससे ये भी समझ आएगा कि घरों के अंदर महिलाओं के साथ किस तरह के भेदभाव और हिंसा होती है और हमें क्या कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल ज्योति, आओ अब कहानियों के माध्यम से समस्या की जड़ को समझें। तो बढ़ते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ। बिल्कुल। 39 साल का धीरेन्द्र शहर के एक दफ्तर में काम करता था। जब उसकी नौकरी चली गई तो वह बेरोजगार हो गया और अपने गांव वापस आ गया। वो अक्सर अपनी पत्नी लता के साथ मारपीट और गाली गलौज करता। लता खेत मजदूरी करके जो भी पैसा कमाती धीरेन्द्र से छीन लेता और उसके खर्चों पर रोक टोक करता। एक रात तो उसने लता को घर से बाहर भी निकाल दिया। पड़ोसी अक्सर धीरेन्द्र को गाली गलौज और मारपीट करते सुनते, लेकिन धीरेन्द्र इसे पारिवारिक मामला बताकर सभी को दूर रहने को कहता। लता अब इस रोज रोज की हिंसा से तंग आ चुकी है, लेकिन वह नहीं जानती कि इस परिस्थिति में उसकी मदद कौन कर सकता है। अरे दीदी, ये लता के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, पर क्या सच में ये उनका निजी या पारिवारिक मामला है? ज्योति, घरेलू हिंसा कभी भी किसी का निजी या पारिवारिक मामला नहीं होता। ये विवाहित महिला के साथ शारीरिक, आर्थिक और मानसिक हिंसा का मामला है और अगर वो पुलिस में शिकायत करती है तो आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। समझी? समझ गई दीदी। अब दीदी, दूसरी कहानी की ओर बढ़े। सोनी की शादी पिछले साल हरीश से हुई, जिसमें 1 लाख रुपए नकद, आभूषण और बाइक दहेज में दिए गए। सोनी की मां रामधनी देवी महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य है और हाल में उन्हें उद्यम शुरू करने के लिए लोन मिला है। शादी के 1 साल में ससुराल वाले और पति हरीश पैसे मांगने लगे। मांगे पूरी ना होने पर हरीश ने दूसरी शादी की धमकी दी। सोनी के पास पैसे नहीं हैं और रामधनी देवी सोच रही है कि क्या वो समूह में मदद मांग सकती है। दीदी, ये तो दहेज का मामला है, जो कि स्पष्ट रूप से एक हिंसा है। बिल्कुल, दहेज की मांग रखना और दहेज देना दोनों दंडनीय अपराध हैं। पुलिस में शिकायत करने पर दोनों पक्षों पर आरोप लग सकते हैं। तो दीदी, इस तरह हमारी दोनों कहानियां अब पूरी हो गई हैं। तो क्या आप इन कहानियों में आए मुख्य बिंदुओं को समझा सकती हैं? क्यों नहीं, आओ दोनों कहानियों के मुख्य सार को समझते हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा समाज में आम है, जो महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझने की मानसिकता का परिणाम है। घरेलू हिंसा शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक और यौनिक रूप से होती है और इसे अक्सर निजी मामला मान लिया जाता है। भारतीय संविधान में सभी को समान अधिकार मिले हैं, लेकिन महिलाएं असलियत में इनसे वंचित रहती हैं। हिंसा का सामना करने पर समाज अक्सर महिलाओं को दोषी ठहराता है, जिससे उनकी शिक्षा, आजीविका और स्वतंत्रता प्रभावित होती है। कानूनों का पालन करते हुए परिवारों और पंचायतों को महिलाओं का समर्थन करना चाहिए। हमें हिंसा पर चुप्पी तोड़नी चाहिए और पीड़ित महिलाओं की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद दीदी, ये बिंदु अच्छे से समझ में आ गए। क्या आप कहानियों में आए हिंसा के प्रमुख प्रकारों को संक्षेप में बता सकती हैं, ताकि हम समझ सके कि ये महिलाओं के प्रति हिंसा को कैसे बढ़ाते हैं? अच्छा सुझाव है ज्योति, चलो इसे समझते हैं। घरेलू हिंसा को निजी मामला मानना गलत है। यह महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखने की मानसिकता का परिणाम है। इसमें शारीरिक बल का प्रयोग होता है, जिसे महिलाएं अक्सर स्वीकार कर लेती हैं और चुप्पी तोड़ने पर समाज उन्हीं को दोषी मानता है। इसे समाप्त करने के लिए समाज को एकजुट होकर
सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए। किसी भी हालत में पुरुष द्वारा महिला पर हिंसा करना स्वीकार्य नहीं है। और दीदी, इन घरेलू हिंसा के दुष्परिणाम समाज में अलग अलग तरह के लोगों पर भी तो असर डालते होंगे। ज्योति, तुमने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। घरेलू हिंसा का महिलाओं, बच्चों और समाज पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक हानि और आत्मविश्वास में कमी का सामना करना पड़ता है। हिंसा से शारीरिक चोटें उन्हें काम पर जाने से रोकती हैं। यही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है, जिससे महिलाएं हमेशा चिंतित और तनावग्रस्त रहती हैं। जी दीदी। बच्चों की बात करें तो घरेलू हिंसा के माहौल में बड़े होने वाले बच्चे डर, चिंता और अवसाद यानी डिप्रेशन का सामना करते हैं। वे अपने माता पिता के प्रति भयभीत होते हैं और पढ़ाई तथा खुशी से वंचित रहते हैं। ऐसे बच्चे हिंसा को सामान्य मानकर बड़े होते हैं, जिससे उनके वयस्क जीवन में भी हिंसा की संभावना बढ़ जाती है। हमारा समुदाय घरेलू हिंसा की भारी कीमत चुकाता है। भावनात्मक हिंसा, जो अदृश्य होती है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और चिंता एवं अवसाद का कारण बनती है। इसके अंतर्गत आलोचना, अपमान, ताना, गाली देना, बच्चों को चोट पहुंचाने की धमकी, घर से बाहर करना और दोस्तों या मायके वालों से मिलने पर रोक लगाना शामिल है। हालांकि भावनात्मक हिंसा के परिणाम गंभीर होते हैं, लेकिन इसमें शारीरिक लक्षण नहीं होते हैं। दुर्भाग्यवश समाज अक्सर इसे व्यक्तिगत मामला मानता है। ओह, धन्यवाद दीदी। इन बिंदुओं से हमें बहुत कुछ समझने को मिला। तो ज्योति, हमारा आज का सत्र पूरा हो गया। तो क्या तुम इस पूरे सत्र को आसान शब्दों में समझा सकती हो? सत्र समाप्त हो गया दीदी। आपने इतनी बारीकी से समझाया कि समय का पता ही नहीं चला। ठीक है दीदी, सत्र के निष्कर्ष बिंदुओं पर आते हैं। समाज अक्सर हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं या लड़कियों को दोषी ठहराता है, जबकि हिंसा करने वाले की निंदा नहीं होती। हिंसा का खतरा महिलाओं को शिक्षा और आजीविका से रोकता है, साथ ही उनकी सामाजिक स्वतंत्रता को बाधित भी करता है। हमें घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की सहानुभूति और विश्वास के साथ मदद करनी चाहिए। सरकार, समाज, CLF और VO वगैरह को महिलाओं के लिए हिंसा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बहुत सुंदर ज्योति। घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिए इसे सार्वजनिक रूप से उठाना जरूरी है। कानून होने के बावजूद महिलाएं अपनी समस्याओं के बारे में बात करने में संकोच करती हैं। हमें समझना होगा कि दर्द और हिंसा सहना कोई गुण नहीं है और समाज को इस सोच को बदलने की दिशा में काम करना होगा। बिल्कुल सही कहा दीदी। तो आज के सत्र को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। सहेंगे नहीं, कहेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे।